Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't. आज मैं आप सभी को मानव जनन का जो है ऑडियो बुक जो कि बेस्ट होगा अब तक का सबसे बेस्ट और ये नीट के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए मैं आज आप सभी को ऑडियो बुक देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव लैंगिक रूप में जनन करने वाला है और सजीव प्रजनक या जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मजों का निर्माण युग्मजनक अर्थात पुरुष में शुक्राणु बनता है और स्त्री में अंडाणु का बनना। स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण जिसे वीर्य सेचन कहते हैं और पुरुष तथा स्त्री में युग्मजों का संचलन निषेचन है, जिसका कारण युग्मजों मतलब जायगोट का निर्माण होता है। इसके बाद जो है कोरक पुटी जिसको ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार में चिपक जाना अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन जिसको गर्भाविधि कहते हैं और शिशु में जनन जिसको प्रसव क्रिया घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होता है। पुरुष तथा स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए वृद्ध में जो है ना शुक्राणु बनते रहता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसमें। स्त्री में लेकिन जो है अंडाणु जो है सिर्फ 50 वर्ष तक ही बनेगा, उसके बाद वो बच्चों को उत्पादन करने लायक नहीं होता है, लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता। चलिए मैं पुरुष जनन तंत्र के बारे में बताता हूँ। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विस रीजन, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ श्रोणि क्षेत्र किसको कहते हैं। श्रोणि क्षेत्र जो है ये वाला एरिया होता है जिसको पेल्विस रीजन या श्रोणि क्षेत्र बोलते हैं में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा विरसन यानी कि इसमें जो है एक जोड़ा विरसन पाया जाता है, 2 जोड़ी, और सहायक नलिकाएं भी होते हैं। सहायक नलिकाएं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियाएं होती हैं तथा बाह्य ज्ञानेंद्रियाएं शामिल होती हैं। शरीर के विरसन उदर गुहा में एक थैली या धानी में स्थित होती है जिसे हम विरसन कोश कहते हैं। यानी कि विरसन कोश को हम समझेंगे तो ये वाला रीजन जो है ये विरसन कोश है, विरसन कोश है ये। इसी की वजह से जो ये अंडाकार स्ट्रक्चर है उसका तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होती है और इससे जो है शुक्राणु जनन में आवश्यक होते हैं। वयस्कों में विरसन अंडाकार होते हैं जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि ये विरसन जो है इसकी जो लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है दिया है इसका 2 से 3 सेंटीमीटर। विरसन जो है सघन आवरण द्वारा ढका होता है। प्रत्येक विरसन लगभग 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक विरसन में कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें विरसन पालिका जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। विरसन पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। तो आइए विरसन पालिका इसको चित्र 2.1 में दिखाया गया है जो कि यहाँ पे दिया गया। देखिए विरसन पालिका इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को। प्रत्येक विरसन कोश में एक से लेकर के 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिसमें शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिकाएं के भीतर भाग 2 प्रकार के कोशिकाएं, भीतरी भाग में 2 प्रकार के कोशिकाएं स्थित होते हैं जिन्हें नर जुर्म कोशिकाएं कहते हैं। शुक्राणु जनन या इसमें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। सर्टोली कोशिकाएं भी कह सकते हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ है? चित्र 2.2 में दिखाया गया है। तो चलिए देखिए ये सब जो है ये सब सर्टोली कोशिकाएं हैं जैसा कि आपको बुक में बताया गया। एक चीज़ और दिखाया गया है एनसीईआरटी बुक में, आप देख लीजिए। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोगोनिया जिसको नर जर्म कोशिकाएं कहते हैं।
ये दोनों एक ही है। और ये यहाँ पर इसकी स्थिति बताई गई है एनसीईआरटी में, आप देख सकते। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणु जन्म नलिका के बाहरी क्षेत्र को अंतरावली अवकाश, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, इसमें छोटी छोटी सी रुधिर वाहिका अंतराली कोशिकाएं, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, जिसे लीडिक कोशिकाएं भी होती है, इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। लीडिक कोशिकाएं जो है पुंजन एंड्रोजन नामक विषण हार्मोन संश्लेषित स्रावित करती। इसमें बताया गया कि ये जो है शुक्राणु का निर्माण करेगा। और इसमें बताया गया है कि सर्टोली कोशिकाएं जो है ना जर्म सेल्स को पोषण देने का काम करेगा। और बोला गया है कि शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतरावली स्पेस कहा गया है। बोला गया इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिका तथा अंतरावली कोशिकाएं, जिसको इंटरस्टिशियल कोशिकाएं भी होती हैं, मतलब छोटी छोटी रुधिर वाहिना। देखो यहाँ पर प्रेजेंट है एनसीईआरटी में, इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिना भी होती है इस तरह से। और यहाँ कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जिसे प्रतीक्षार्थक कार्य करने में सक्षम होती है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं के अंतर्गत विषण जालिकाएं, जिसको रेट टेस्टिम, शुक्रवाहिकाएं, जिसको वास इफेरेंशियम, अधिविषण, जिसको कि एपिडिडिमिस कहते हैं, शुक्राणुवाहक, जिसको वास डेफरेंस कहते हैं। डायग्राम में बताओ कहाँ है शुक्रवाहिकाएं, कहाँ है शुक्रवाहिकाएं, यहाँ पे है। उसके बाद है अधिविषण, अधिविषण भी मैं बता रहा हूँ, अधिविषण ये रहा। और बोला गया है शुक्रवाहक। तो गाइस शुक्रवाहक ये वाला हो गया एरिया जो कि शुक्राणु को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचाता है। यदि इसी तरह से आपको डायग्राम के साहित्य जो है एनसीईआरटी पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो कृपया ये ऑडियो बुक को लाइक कर दे और होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रवाहक होते हैं विषण में शुक्रजनक नलिकाएं विषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिका में खुलती हैं, मतलब कि शुक्रवाहक नलिकाओं में खुलती है ये वाले एरिया में, यहाँ से इस वाले एरिया में यह शुक्रवाहक विषण से चलकर अधिविषण में खुलती है, जो प्रत्येक विषण के पश्चिम सतह पर स्थित होती है। यह अधिविषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाते हैं और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनती है। इसे शुक्राशय और में से एक शुक्र वाहिना आती है। मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनियों के रूप में खुलती है। ये नालिकाएं विषण से प्राप्त शुक्राणुओं को भंडार तथा मूत्र मार्ग में इसका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न, जिसको पेनिस कहते हैं, माध्यम से गुजरती है, जो बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे हम मूत्राशय मुख कहते हैं। यह यूरेथ्रल मीएटस, ये वाला लाइन में डायग्राम से बता रहा हूँ। शुक्रवाहिका यहाँ पे दिखाया गया है। शुक्रवाहिका बोला है विषण से चल करके, यानी कि यहाँ से चलते हुए अधिविषण में खुलती है। अधिविषण यहाँ जो कि बोला गया है कि मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है, यानी कि इस जगह पे एक लूप बनाएगी, इससे ऊपर वाले भाग पर। शिश्न पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है। शिश्न मुंडी ये हो गया। शिश्न में उद्घर्षण उद्धान, जिसको इरेक्शन की सहायता से प्रदान कर वीर्य सेचन इंसेमिनेशन के सुगम बनता है। शिश्न का अंतिम वर्धिता भाग शिश्न मुंड, जिसको कि ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे कि अग्रछद, जिसको फोरस्किन कहते हैं। फोरस्किन या अग्रछद ये हो गया ऊपर में ढका हुआ होता है।
पुरुष की सहायक ग्रंथियाँ के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरुष जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रिन ग्रंथियाँ शामिल होती है। इन ग्रंथियों में स्राव, सुक्रीन जिसको कि सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण होता है, जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा प्रकीनवन जिसको एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न सनेशन जिसको कि लुब्रिकेशन कहते हैं प्रदान करने में सहायता करते हैं। बताया गया कि एक जोड़ा शुक्राशय यानी कि एक जोड़ा शुक्राशय पाया जाएगा और एक जो है वो पुरुष या कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, यहाँ पर उसका मतलब मौजूद है। ये एक ठो ही पाया जाएगा, ये सिर्फ एक पाया जाएगा और ये एक जोड़ा पाया जाएगा यानी कि 2 और एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियाँ पाई जाएगी। इनमें स्राव होगा सुक्रीन सेमिनल प्लाज्मा, उसके बाद जो फ्रक्टोज फल शर्करा में पाया जाता है, कैल्शियम का स्राव होगा जो कि एंजाइम है। मैथुन के दौरान सने लुब्रिकेशन प्रदान करती है। बस भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ हो सके देख सब्सक्राइब। अब हम बात करेंगे स्त्री जनन तंत्र, तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिना तथा एक गर्भाशय ग्रीवा तथा एक योनि बाह्य जननेंद्र जो कि चित्र 2.3 जो कि यहाँ पे है ये दर्शाया गया है शामिल होते हैं, जो श्रेणी क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सब अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियाँ के साथ साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। तो चलिए मैं चित्र में दर्शाता हूँ कहाँ कहाँ है। बताया गया कि एक गर्भाशय होगा तथा एक गर्भाशय ग्रीवा जो कि इस जगह पे प्रेजेंट होता है, ये गर्भाशय ग्रीवा है। योनि यहाँ पे दर्शाया। अंडाशय की स्थिति की बात करूँ तो अंडाशय इस जगह पे प्रेजेंट होता है और अंडवाहिनी यानी कि अंडवाहिनी इस जगह से होता है, जिसके फलस्वरूप अंडस्पर्म जिसको निषेचन तथा संगर्भता शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। स्त्री युग्मज कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करती है। उदर के निचले भाग दोनों ओर एक एक अंडाशय स्त्री होती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ओर स्थित होते हैं। यहाँ बताया गया प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, यानी कि लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक के 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर होती है तथा और ये श्रेणी भित्ति गर्भाशय स्तन के द्वारा जुड़ा होता है और ये श्रेणी भित्ति जो है ना इससे जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक अंडाशय पतली उपकला से एक ढका होता है जो कि अंडाशय पीठिका से जुड़ा होता है। यह पीठिका 2 श्रेणी में परिधीय बलकुट और एक आंतरिक माध्यम में विभक्त होता है। अंडवाहिनियाँ जिसको कहते हैं डिम्बवाहिनी नलिका, जिसको फेलोपियन नलिकाएं भी बोलते हैं, फेलिकन ट्यूब भी बोला जाता है इंग्लिश में। गर्भाशय या योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनती है। प्रत्येक डिम्बवाहिना नलिकाएं 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। प्रत्येक अंडाशय परिधि चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय ठीक पास डिम्बवाहिनी की हिस्सा कीप में आकर कीप की आकार की होती है, जिसको कीपक कहा जाता है। कीप के आकार की होती है जिसलिए इसको कीपक कहा जाता है। इस कीपक के किनारे उंगलियों जैसी सदृश जिसको प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर या फिमरी कहते हैं। उंगली जैसी जो स्ट्रक्चर है उसको झालर या फिमरी कहते हैं।
अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह करने के झालर सहायक होते हैं। उसके बाद बोला गया है कीपक के आगे चलकर अंडवाहिनी एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग स्पिन पथ एक संकरी अंडवाहिनी वासिका जिसको लयूमेन कहते हैं गर्भाशय को जोड़ता है। गर्भाशय केवल एक होता है, इसमें बचदानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती के समान होती है। यह श्रेणी भित्ति के साइज जुड़ा होता है। गर्भाशय में एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि खुलता है। ग्रीवा गुहा ग्रीवा नाल कहते हैं जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल की रचना करती है। गर्भाशय के भीतर ऊतक की परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्ली के स्तर पर गर्भाशय मध्य मोटा चिकनी पेशिया स्तर गर्भाशय पेशी स्तर अंतः स्तर या गर्भाशय अंतः कहते हैं। ये रहा गर्भाशय अंतः स्तर जो कि इस जगह पर पड़ जाए और गर्भाशय पेशी स्तर ये जगह पे होगा। स्त्री के बाह्य जननेंद्र अंतर्गत जखन शैली बृहद भगोष्ठ लघु भगोष्ठ योनि छद जिसको हाइमेन कहते हैं, एक भागसेप जिसको क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जघन शैल वासमय ऊतक से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा को जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ ऊतकों को मांसल बनन जो जलन शैली से नीचे फैली होती है यौन छिद्र द्वारों के घेरे में होते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों में एक जोड़ा वलन होता है, यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनिच्छिद कहते हैं। इस तरह से लघु भगोष्ठ है, बृहद भगोष्ठ है, भगसेप है, मूत्र मार्ग हो गया। उसके बाद जघन साधन हो गया, ये योनि द्वार हो गया, ये गुदा द्वार हो गया, ये मलाशय हो गया। ये आंशिक रूप से ढका होता है। भगसेप एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपर मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। ये भगसेप के बारे में बताया है जो कि उंगली की तरह इसका संरचना होती है। ये उंगली की तरह इस तरह से बना होता है। यौन छिद्र प्रायः मैथुन के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से फट जाता है। यौनच्छद यानी कि हाइमन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा योनि टेप्टोन या घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल में कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट जाता है। कुछ औरतें में यौनच्छिद्र संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए यौनच्छिद्र से होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री कौमार्य जिसको वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचना नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों में अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियाँ युग्म संरचना है जिसमें कि ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। बहुत सारे वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। स्तन का ग्रंथिल ऊतक जो है ना वो 15 से 20 स्तन पाली में विभक्त होता है, जो कि इसकी स्थिति यहाँ पे चित्र में दिखा दिया गया है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिसे
कूपिका कहते हैं। कोशिकाओं के गुच्छे को कूपिका कहा गया है, जिसकी स्थिति यहाँ पे बताया गया है। कूपिकाओं की कोशिकाओं में दुग्ध स्रावित होती है, जो कि कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। कूपिकाएं स्तन नलिकाएं में खुलेगी, यानी कि इस एरिया में खुलेगी। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनियां, जिसे कि मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करता है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद तुम्बिका बनाती है, जिसे दुग्ध वाहिनियां या लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिसे दूध स्तन से बाहर सारे मिलकर जो है दुग्ध वाहिनियां बनाती है, जो कि इसे ही दुग्ध स्रावित होती है। युग्म का जनन प्राथमिक, जिसको लैंगिक अंग कहते हैं, पुरुषों में विरसन और स्त्रियों में अंडाशय युग्मजन विधि द्वारा क्रमशः नर्म युग्मज यानी शुक्राणु और मादा युग्मजन यानी कि अंडाणु उत्पन्न करते हैं। विरसन में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, जिसको कि शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन एक वचन स्पर्मेटोगोनियम शुक्र जनन, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होते हैं। शुक्रजनक नलिकाएं, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, के भीतर भित्ति में शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होती है। इसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण, जिसको माइटोसिस डिवीजन होते हैं। इसमें जिसको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, जिसको कि प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसको कि न्यूनकारी विभाजन को पूरा करती है, जो कि समान अनुगुण कोशिकाओं की रचना करती है। इसे हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिकाएं 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में गुजरे हुए 4 बराबर अनुसूत्र शुक्राणु प्रणु, जिसको कि स्पर्माटिड्स पैदा करती है। शुक्राणु प्रेषुओं गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी से। शुक्रमजनु स्पर्माशयिक होकर शुक्राणु स्पर्म बनाते हैं। इस प्रकार को शुक्राणु जनन, जिसको कि स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंत स्थापित इम्बेडिड हो जाती हैं। अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में मोचक होती है, उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन स्पर्मिएट्स कहते हैं। शुक्राणु जनक प्रक्रिया किशोरावस्था या यौनावस्था में होने लगता है, क्योंकि इसके दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन GnRH के स्रावन से काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि एक अधचेतन, जिसको हाइपोथैलियम हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन के स्तर वृद्धि के कारण एक अग्रपीयूष ग्रंथि, जिसको एंटीरियर पेट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करते तथा 2 गैनोड्रिपिन हार्मोन, जिसको पिंडकर, जिसको कि ल्यूटिनाइजिन हार्मोन LH और पुटुकोद्दीपक हार्मोन
जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कि FHH से स्रावित होकर के उद्दीपित करता है। LH लेडी कोशिकाओं पर कार्य करते हैं। पूजनों, जिसको एंड्रोजेंस के संश्लेषण और स्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। LFH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रवण उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो कि शीर्ष हेड हो गया, ये ग्रीवा नेक हो गया और मध्य खंड मिडिल पीस हो गया, और एक पूंछ जिसको टेल कहते हैं से बनी है। ये वाला भाग टेल या पूंछ हो गया। मध्य भाग ये हो गया जिसको मिडिल पीस होता है, ये ग्रीवा हो गया, और ये सारा शीर्ष भाग जिसको हेड कहा गया। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली जो है पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत, जिसको कि इलाइंगेट्स अगुणित केंद्रक, जिसको कि हेप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। अगुणित केंद्र यानी कि एक N होगा, 2Na हो गया, डिप्लॉयड हो गया, ये हेप्लॉयड हो गया, इसमें हेप्लॉयड तथा इसका अग्रभाग जो है एक टोपीनुमा संरचना के आवृत होता है। इसके हम अनुपिंडक कहते हैं। अनुपिंडक ये वाला भाग हो गया। यह अग्रपिंडक उन किण्वों से भरा होता है जो कि अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु के मध्य खंड में एक असंख्य शुक्रवाहिनिकाएं, इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो कि पूंछ की गति प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पूंछ में गति प्रदान करेगा, यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा जिसके कारण शुक्राणु के निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशील प्रदान होती है, जिसको सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु संकलन करती है। 20 से लेकर के 30 करोड़। सामान्य उद्भरता में 60% जो है शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए, यानी कि 60% जो है शुक्राणु सेम आकार के होने चाहिए। इसमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशील प्रदर्शित करते हैं। शुक्रजनक नलिकाएं जो है वो मोचित, जिसको रिलीज्ड शुक्राणु सहायक नलिकाएं द्वारा वाहित, जिसको कि ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं में परिपक्वता एवं गतिशील के लिए अर्धविषम शुक्रवाहक शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का स्रवण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य बनाते हैं। पुरुष में सहायक नलिकाएं और ग्रंथियों के कार्य को विरसन हार्मोन, जिसको एंड्रोजेंस बनाए रखते हैं। विरसन हार्मोन का नाम क्या है? एंड्रोजेंस। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन, जिसको कि ऊजेनेसिस कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन में स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। अंडजनन में शुरुआत जो है भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक यानी कि माता की युग्मक कोशिकाएं अंडाणु जो है अंडजननी, जिसको कि ओगोनिया, प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनियमित है। जन्म के बाद
अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं के विभाजन शुरू होते हैं, कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था, जिसको कि प्रोफेज 1 कहते हैं, पूर्वावस्था में प्रविष्ट होती है। इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इससे प्राथमिक अंडक, जिसको कि प्राइमरी oocytes कहते हैं, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocytes कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक जो है ना प्राथमिक अंडक कानी काम्यक कोशिकाओं की परत पर आवृत होती है। इन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है, जिसको कि प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है या प्राइमरी पुटक कहा जाता है, जो कि चित्र 2.7 में दिखाया गया है। तो चलिए यही इसका चित्र, जिसमें कि रुधिर वाहिनाएं यहाँ पर दिखाया गया है। प्राथमिक पुटक ये हो गया, उसके बाद पीत पिंड जो है ये दोनों हो गया, द्वितीयक अंडक ये हो गया, ग्राफीय पुटक ये हो गया, और दर्शाता हुआ तृतीय पिटक जो है ना यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये चित्र जो है अंडाशय काट के दृश्य भाई से भी पढ़ लिया जाए। शुक्राणु जनन जो है ना सूत्री विभाजन विभेदन द्वारा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनाती हैं। प्रथम असूत्री विभाजन द्वारा जो है प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो है वो द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। द्वितीयक असूत्री विभाजन द्वारा जो है द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं वो शुक्राणु पूर्ण बनाती है। शुक्राणु प्रसु या शुक्राणु पूर्व बनाती है। विभेद के द्वारा शुक्राणु बनता है। इसमें कि यौनारंभ में ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। 2 3 1 सेल से 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगा, फिर इस सेल से 2 सेल बनेगा, फिर इस सेल से 2 सेल बनेगा, फिर इस सेल से 2 सेल बनेगा। सेल नहीं, कुछ और हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। इससे शुक्राणु बनेगा। प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 और 23 यहाँ पे दिखाया गया है। यह प्रक्रिया द्वारा उन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता रहता है। इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से लेकर के 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। सिर्फ 60,000 से लेकर 80,000 तक बचे रहेगा। यह प्राथमिक पुटक जो है कानी कायम कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रवारक, जिसको कि थीकल स्तर में घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। तो चलिए, यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी तरल से भरी हुआ गुहा जो है गह्वर या एंड्रोट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रवारक स्थल, जिसको थीका लेयर कहते हैं, अंतर प्रवारक, जिसको कि थीका इंटरना कहते हैं, और बाह्य प्रवारक, जिसको थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर जो है प्राथमिक अंडक का आकार जो है में वृद्धि होता है। इसमें वृद्धि होगा आकार में, इसके आकार में वृद्धि होता है, यानी कि प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होगा। इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप वृहत अगुणित, जिसको द्वितीयक अंडक कहते हैं, यानी कि इसके फलस्वरूप द्वितीयक अंडक जो है तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। ये देखो, एक छोटा सा लघु ध्रुवीय पिंड की रचना।
द्वितीयक अंडक जो है प्राथमिक अंडक के पोषण से भरपूर कोशिका प्रद्रव इसको साइटोप्लाज्मा की मात्रा संचित रखता है, यानी कि ये द्वितीय अंडक जो है इसको रखेगा। क्या आप इसके लिए लाभ के बारे में सोच सकते हैं? पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुव में पिंड और अधिक विभाजन होता है तो इससे ह्रास हो जाता है। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक जिसको ग्राफी पुटक जिसको ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तन हो, यानी कि ये आगे चल के ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाए। द्वितीयक अंडक अपने चारों एक नए झिल्ली का निर्माण करता है। ये पारदर्शी अंडवरण कहते हैं जिसको कि जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक जिसको अंडाणु को अंडाशय से मोचित रहता है। यह प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्रजनन और अंडाशय के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्रजनन और अंडाशय के बारे में नीचे आरेखीय प्रतीत दिए गए चित्र 2.8 में। इसमें कुछ चित्र दिया गया है जिसमें कि LHH यहाँ पे दिखाया गया है, LH यहाँ पे दिखाया गया, इसका ग्राफ बताया गया। ये वर्धन पुटक है, ये परिपक्व पुटक है, यानी कि बड़े हो गया। अंडोत्सर्ग हो गया, वर्धशील पिंड और ह्रास पिंड। ह्रास पिंड के समय में फिर इसका ग्राफ वजन यानी कि आकार घटता जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा आकार है। एंड्रोसन का ग्राफ यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे फिर नीचे में समानांतर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस तरह का दिखाया गया। रजोदर्शक मासिक धर्म, यानी कि मासिक धर्म शुरू में यहाँ पे पीरियड आएगा, उसके बाद फिर लास्ट समय में 28 दिन या 28 से 29 दिन या 1 तारीख 1 दिन भी हो सकता है। ये जो है शराबी प्रस्था है जो कि 15 से 21 दिन कुछ आसपास होगा, ये मुझे पता नहीं। अगले चक्र जो है कुछ इस तरह से दिखाया गया है। गर्भाशय घटनाएं हो गया, ये अंड हार्मोन स्तर हो गया, अंडसी घटनाएं हो गया, पीयूसी हार्मोन स्तर ये ऊपर में हो गया। दिवस यानी कि यहाँ से यहाँ तक डेट लिखा गया है। ये ऋतुस्राव हो गया। डायग्राम वाला कुछ बेस्ट काम नहीं है, इसीलिए मैं स्पीड में पढ़ते जाता हूँ। मादा प्राइमेटो यानी कि बंदर हो गया, कपी हो गया एवं मनुष्य हो गया आदि में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र जिसको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। यह सामान्यतः की भाषा में मासिक धर्म कहा जाता है या मसवाही कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म जिसको कि मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत में यौवनारंभ की शुरू होती है जिसे रजोदर्शन जिसको कि मेनार्क कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्राय 28 से 29 दिन की होती है। यहाँ पे दिखाया गया है 28 या 29 दिन की होगी, के बाद दोहराया जाता है। इसके बाद फिर दोहरा शुरू होगा, इसलिए इसे रजोधर्म या दूसरे समय रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को आवर्त चक्र कहते हैं। आवर्त चक्र के दौरान विभिन्न प्रकार की घटनाएं यहाँ पे आरेख के द्वारा दर्शाया गया। प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है, मतलब प्रत्येक आवर्त चक्र यानी कि इसमें जो है 28 से 29 दिन के बाद एक अंडाणु उत्सर्जित होती है। अंडोत्सर्ग कहा भी जाता है या अंडोत्सर्ग कहा जाता है। आवर्त चक्र की प्रमुख घटनाएं को चित्र 2.9 में यहाँ पर दर्शाया गया है। आवर्त चक्र की शुरुआत में आवर्त प्रावस्था में होती है जिसको रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। रक्तस्राव जो है ना ये 3 से लेकर के 5 दिनों तक जारी रहेगा, यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन 3 से लेकर के 5 दिनों तक जारी रहता है।
गर्भाशय से इस रक्त स्राव के कारण गर्भाशय के अंत प्रदत्त रक्त वाहिनिकाएं को नष्ट होते हैं, जो कि तरल रूप में धारणा करके यह यौन से बाहर निकलता है। रजोधर्म तथा तभी आता है जब मोचिक अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। यह तभी आएगा जब अंडाणु जो है निषेचित नहीं हुआ हो। रजोधर्म के अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव हो गया, निर्बल हो गया, स्वस्थ हो गया आदि भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें तनाव टेंशन वेंशन आएगा, उससे भी हो सकता है। आवर्त प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर एक प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्णग्राफी पुटक बन जाता है। यानी कि पूरा ग्राफी पुटक बन जाएगा। इसके बाद गर्भाशय जो है प्रचुरोद्भवन, जिसको कि प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है, जो कि यहाँ पे दे सकते हैं प्रवस्था। इस तरह पे दिखाया गया है प्रोटिक प्रवस्था। अंडाशय और गर्भाशय में के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाणु हार्मोन द्वारा स्तन में बदलावों को प्रेरित होते हैं। पुटुक प्रवस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन, जिसको LH या LHH का स्रावन धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर दर्शाया गया कि LH और LHH दोनों का प्रस्रावन धीरे धीरे बढ़ता है। इस तरह पे दिखाया गया। यह स्राव पुटुक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटुक द्वारा एंजियोस्टेरोन को स्रावित को उद्दीपित करता है। LHH और LH दोनों एक आवर्त चक्र के मध्य 14वें दिन पर उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। मतलब कि करीब 14वें दिन पर जो है ना ये उच्चतम स्तर को प्राप्त करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊंचा इसी स्तर पर प्राप्त होगा। चलते हैं। मध्य चक्र के दौरान LHH का तीव्र स्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तब LHH सर्ज कहा जाता है। मतलब कि LH सर्ज कहा जाता है। LH सर्ज कहा जाता है। यह एक ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचक हो जाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग जो कि डायग्राम में यहाँ पे दर्शाया गया है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे इसे। भाई डायग्राम से बेस्ट समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम ही पूरा NCERT दिया है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रस्तावना होती है, जिसके दौरान ग्राफिक पुटक के शेष बचा हुआ भाग पीत पिंडित या कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है, और यह जो कि इस तरह से रूप धारण कर लेगा, और यह जो है ना भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जिससे कि गर्भाशय अंतःस्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार गर्भाशय के अंतःस्तर निषेचित अंडाणु अंतरोपण, जिसको कि इम्प्लांटेशन, जिसको अंतरोपण का सगर्भता का अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आतर्व चक्र सारी घटनाएं बंद हो जाती है। इसमें सारी घटनाएं बंद हो जाएगी। उसके बाद इसलिए इस माध्यम को रजोधर्म नहीं होती है, निषेचित नहीं होती है। रजोधर्म निषेचित नहीं होती है तो पिंड पीड़ा का ह्रास होता है, अतः अंतःस्तर विखंडित होता है, जिससे कि फिर भी रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है। फिर से नया चक्र शुरू हो जाएगा, जिसको यानी कि मतलब कि महावारी पुनः होती है। स्त्री में यह आवर्त 50 वर्ष तक होगा, जो कि ऊपर में देखा था, और उसके बाद बंद हो जाएगा। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति, जिसको कि मनोपाज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शक से लेकर के रजोवृत्ति की आवश्यकता
चक्रीय रजोधर्म सामान्यतः जनन अवधि सूचक है। चलो बेस्ट तरीके से बताया गया। इन सब में कुछ खास नहीं। स्त्री पुरुष संभोग मैथुन के दौरान शिशु द्वारा शुक्राणु योनि में छोड़ा जाता है, यानी कि वीर्यसेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से दौड़ते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। अंततः जो है ना अंडाणु नली या तुम्बिका यानी कि एम्पुला क्षेत्र में पहुंचता है। इसी बीच अंडाशय नली के अंडाशय जो मोचिका अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है। यहाँ से निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन तभी हो सकता है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में जो है तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाती है। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व संगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती है। शुक्राणु के साथ साथ अंडाणु में संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडवरण, जिसको कि जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है जोना पेल्यूसिडा, आप देख सकते हैं, स्तर पर संपर्क में आ जाता है और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है। यहाँ पर ज़्यादा शुक्राणु को प्रवेश होने से रोकता है, सिर्फ एक ही अंदर जा सकते हैं। उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इसी प्रकार के सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अगर पिंडित से स्राव शुक्राणु की पारदर्शी आवरण के माध्यम से अंडाणु की कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने की मदद मिलती है। द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन से प्रेरित होता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी आसान होता है। इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड, जिसको कि सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है। इस अनुगुणी अंडाणु, जिसको कि डिम्बाणु प्रसु या ओडिस बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु से अनुग्रह केंद्रक के साथ संलयन फ्यूज हो जाता है, मतलब यहीं पर अंडाणु फ्यूज हो जाता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज, जिसको जायगोट का निर्माण होता है। एक ही युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, हम यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस चरण में शिशु के लिंग में निर्धारित यानी यहीं पर शिशु के लिंग का निर्धारण लड़का लड़की निश्चित हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री पुरुष गुणसूत्र XX होता है और पुरुष का XY होता है, इसलिए स्त्री का उत्पादन अनुगुण युग्मक हो, जिसे अंडाणु X लिंग युग्मक से होता है, जबकि पुरुष के युग्मज के लिंग में XY के लिए गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु Y गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष स्त्री युग्मज संकलित पश्चात युग्मज में XX और XY लिंग गुणसूत्र संभावना होती है। इस बात पर निर्भर करती है कि XY लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में कौन सा अंडाणु निषेचित करता है, जिससे कि युग्मज XX गुणसूत्र होते हैं एक मादा शिशु, जिसे लड़की कहते हैं, जबकि XX गुणसूत्र जो कि युग्मज नर लड़का होता है, XY लड़का होगा, XX लड़की होगा, विकसित के होता है, जिसे गुणसूत्र में प्रतिमानों के रूप में के बारे में अधिकतर विस्तार से जानकारी दिया गया है। अध्याय 4 में सीख सकते 4 लेसन में बताएगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक रूप में सत्य है शिशु लिंग में दर्द जिससे पिता द्वारा होता है, बल्कि माता द्वारा, ना कि माता द्वारा। मतलब शिशु में लिंग का निर्धारण तो उसके पिता द्वारा होता है, ना कि माता द्वारा। ये हम आगे 4 लेसन में देखेंगे। समसूत्री विभाजन जो है, जिसको कि विदलन क्लीवेज की शुरुआत तब होती है जबकि युग्मज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ, जिसको कि इस्तमस के गर्भाशय की ओर बढ़ता है, चित्र 2.11 में दिखाया गया है। तब यह 2, 4
8 और 16 संतति कोशिकाओं, यानी कि इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं में 1 से 2, 2 से 4, 8 कोशिकाओं में बढ़ते जाएगा, जिसे कोरस्टखंड जिसको कहते हैं, जिसको कि कोरकखंड ब्लास्टिस्ट कहते हैं। इसकी रचना 8 से 16 कोरस्टखंड वाले भ्रूण तर्तक कहते हैं, जिसको मोरूला कहते हैं। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है, ये लगातार विभाजित होते रहता है। तूतक जो है ये वाला, ये लगातार विभाजित होता रहता है। यह तूतक लगातार विभाजित और यह परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि 2.11 में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोरकपुटी में कोरकखंड बाहरी परत में व्यवस्थित होता है, जैसे कि पोषकोरक जिसको कि ट्राइफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर समूह जो कि पोषकोरक से जुड़ते हैं उन्हें अंतर कोशिका समूह कोरकपुटी यहाँ पर दिखाए गए। इसमें सलेमान भी कहते हैं, इन्हें सलेमान में इसे पुरकोष्ठ गर्भाशय अंतःस्तर से संलग्न हो जाते हैं और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग विभेदित हो जाते हैं। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। कोरकपुटी आवृत कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरकपुटी गर्भाशय अंतःस्तर जिसको कि अंतःस्थापित इम्बेडेड हो जाती है, यानी कि अंदर में इम्बेडेड हो जाती है, जो कि जी और एच में दिखाया गया। चलिए देखते हैं, ये कि अंदर में ही इम्बेडेड हो जाती हैं, जी और एच में दिखाया गया। जैसा कि इन्हें अंतरोपण कहते हैं या इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। इसके बाद यह सगर्भता के रूप में धारण कर लेती हैं। यदि अच्छा लगा होगा तो दबा कर लगा शेयर ठोक दीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं 2.6 में संगर्भता या भ्रूणीय परिवर्धन। अब हम अगले टॉपिक की बात करें। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर उंगली जैसी संरचना उभरती है, जिसे हम जरायु अंकुरक जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायुज अंकुरित गर्भाशय उत्तक और मात्रक के आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरित और गर्भाशय उत्तक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलिक युक्त हो जाते हैं, जिसको इंटरजीटेटेड हो जाते हैं। संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण जिसको गर्भ और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई गठित करते हैं, जिसे हम आपरा या प्लेसेंटा कहते हैं कहा जाता। देख सकते हैं आपरा इसी तरह से होता है या प्लेसेंटा। आपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण के रूप में आपूर्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित एक्सक्रीटरी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर करने का कार्य करते हैं। यह आपरा एक नाभि रज्जु इसको कि अम्बिलिकार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो कि भ्रूण तक सभी आवश्यकताओं पदार्थ को ले जाने के लिए बाहर ले जाने के लिए कार्य में मदद करता है। आपरा अंतःस्रावी ऊतकों का कार्य भी करता है। अनेक हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनैडोट्रोपिन जिसको कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन इसको LHC मतलब कि मानव आपरा लैक्टीजन, ये कि ह्यूमन प्लेटलेट्स लैक्टोजेन LPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादन करता है। संगर्भता का उत्तराधिकारी की उपाधि अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन स्रावित होती है। हमें यह याद रखना है कि LHC
LPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होती है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जो है जैसे कि एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, उसके बाद प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाता है। इस हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से भ्रूण वृद्धि, माता की आपराधिक क्रियाओं में परिवर्तन तथा सगर्भता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरक कोशिकाएं समूह जिसको भ्रूण बोलते हैं, बाह्य त्वचा जिसको कि एक्टोडर्म बोलते हैं नामक एक बाहरी स्तर और अंतस्त्वचा जो है एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेद हो जाता है। इन बाह्य त्वचा अंतस्त्वचा के बीच जल्द ही मध्य जनन स्तर जिसको कि मेजोडर्म प्रकट होता है। ये 3 तरह के स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों जैसे कि अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिकाओं के समूह में कुछ निश्चित तरह से कोशिकाएं जिसे कि स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कहते हैं, समाहित रहती है, जिन्हें यह क्षमता होती है कि ये सभी अंगों ऊतकों का उत्पादन कर सकें। संगर्भता में विभिन्न महीने में भ्रूण परिवर्धन पर प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तो चलिए बताते हैं। मानव में संगर्भता के 9 महीने की अवधि में होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथी और बिल्लियों में अवधि कितने महीने की होती है? चलिए बताते हैं। संगर्भता में भ्रूण के हृदय निर्माण होता है। संगर्भता में भ्रूण का हृदय निर्माण होता है। बढ़ते बढ़ते भ्रूण पहले स्तन के स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कनें सुन सकता है। संगर्भता के दूसरे माह जो है अंत में भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित हो जाते हैं। नदी पैर और उंगली विकसित हो जाते हैं। 12वें महीने जिसको पहली तिमाही बोलते हैं के अंतर लगभग कुछ अंग तंत्र की रचनाएं हो जाती है। उदाहरण के लिए बाह्य जनन अंग के बाद अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ में पहली गतिशीलता और सिर पर बाल उग जाना सामान्यतः देखा जाता है। 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर में कोमल बाल निकल जाते हैं। आँखों के पलके में अलग अलग हो जाती है। इसके बाद बरानियाँ बन जाती है। 9 महीने की अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। प्रसव तैयार हो जाता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रजनन में ये लास्ट टॉपिक है प्रसव या दुग्ध स्रवण। मानव के सर्वथा का औसत अवधि 9 से 5 महीने तक है। गर्भवृद्धि जिसको जेनरेशन पीरियड्स कहते हैं। ये संगर्भता के अंत तक गर्भीय जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल जाता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है, इसको पेरियूर्सन भी कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी जिसको कि न्यूरोडोकामी क्रियाएं विधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं आपरा से उत्पन्न होता है। हल्के जिसको कि माइल्ड गर्भाशय संकुचन से प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। एक मात्र पीयूषी ग्रंथि से ऑक्सीजन के निकलने की क्रिया को सक्रिय करते हैं। ऑक्सीडोटर ग्राव्य पेशी में कार्य करते हैं। इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने से गर्भाशय संकुचन ऑक्टो से अधिक श्रवण का उद्दीपिता करता है। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच में लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण एक संकुचन तीव्रतर होता है, जिसे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद आपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। क्या आप सोचते हो कि डॉक्टर प्रसव करने के लिए इंजेक्शन देता है? स्त्री के स्तन ग्रंथियों में स्तनता के दौरान कई प्रकार के बदलाव होते हैं। स्तनता के दूध का उत्पन्न होने लगता है। प्रक्रिया दुग्ध स्रवण डायरेक्ट्स कहते हैं।
लैक्टेशन कहते हैं। माँ अपने नवजात शिशु को बाहर पूर्ति कराने में मदद कर देता है। दुग्ध स्रवण में तरह कुछ दिनों के बाद दूध निकलता है, जिसे कि प्रथम स्तन या खीस कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व सम्मिलित होते हैं, जो कि नवजात शिशु के प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है के लिए परम आवश्यक होते हैं। स्वस्थ शिशु के वृद्धि विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ महीनों तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर